पल भर लगता था मौसम बदल जाने में। सुबह धूप जोरों पर थी, रात होते कुनमुन बरसने लगी थी। और सब सुर्ख डबियों वाली नर्म कालीन पर बैठी हुई थी। इसके डिजाइन पर वो उंगली फेरती यही सोच रही थी कि इसका डिजाइन पिछली वाली कालीन से अच्छा है। ये कालीन पहले वाली कालीन से भी ज्यादा नरम है। वो काफी देर से कालीन के डिजाइन पर उंगलियां फेरती, बस इस पर ही गौर फिक्र कर रही थी। काम वो सारे खत्म कर चुकी थी, बस सावियार के कपड़े धोने रहते थे। इसे याद आया था, गुस्लखाने में छोटी सी वॉशिंग मशीन रखी थी जो वो आज लाया था। पानी तो इसमें गर्म करके डाला जाएगा, तभी कपड़े अच्छे से साफ होंगे। वो कालीन के रेशों में उलझी अब यही सोच रही थी। इसकी सोचें क्यों आखिर महदूद हो गई थी, कुछ और सोचती ही ना थी। कामों से ध्यान हटता तो वो ये सोचती रहती आज बारिश क्यों हुई। बारिश खत्म हो जाती तो वो सोचती धूप कब निकलेगी। धूप निकल आती तो वो टेरेस पर खड़े होकर सोचती दरिया की गहराई कितनी होगी। दरिया की गहराई से ध्यान हटता तो रात की फिक्र सताने लगती। वो आग जैसे मर्द के कर्ब में जलकर कहीं राख ना हो जाए, ये पहली सोच होती थी जो वो अपने बारे में सोचती थी, वरना पूरे दिन में वो अपने लिए सोचना भूल ही जाती थी। कालीन के रेशों से खेलती वो चौंक उठी। वो उसके साथ आन बैठा था। वही क्लोन की महक सांसों में उतरी जिससे वो आजिज थी। वो उससे अनजान बनी कालीन के रेशों से खेलती रही। जावियार ने इसकी कमर के पीछे गाव तकिया सेट किया, सामने पड़ा कंबल अच्छे से आयश की टांगों पर दिया, अपना बाजू आयश के शानों पर रखते इसे अपने करीब किया। वो पास रखी छोटी सी मेज से कैंची और अपना एक रेशमी दुपट्टा उठा चुकी थी। कंबल अपनी टांगों से उतारते वो जावियार से थोड़ा दूर हुई। अब वो चुप कर इस कैंची से इस दुपट्टे को काट रही थी। जावियार गौर से इसे देख रहा था। वो बहुत महारत से दुपट्टा काट रही थी, मगर वो उलझा था। वो दुपट्टा काट क्यों रही थी? वो ये दुपट्टा नए सूटों में से लाए किसी एक सूट का था। आज के लिए उसने एक एक चीज बड़ी ध्यान से खरीदी थी। हर डिजाइन याद था, यहाँ तक कपड़े की साख्त, इसकी फैब्रिक के बारे में भी बहुत कुछ जान चुका था। दुकानदार इसे काफी तफसील से बता रहा था। शिफॉन, रेशम, जेकार्ड, सिल्क, ऊनी और भी बहुत कुछ था जो वो अब भूल चुका था। दुकानदार ने कहा था ये कपड़ा फैशन में बहुत इन है, आजकल की मॉडल लड़कियां पसंद करती हैं। वो इसके यूं नया दुपट्टा काटने पर परेशान हुआ था। वो दुपट्टे को छोटे छोटे हिस्सों में काट चुकी थी। आयश का संजीदा चेहरा देखते इससे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई थी। कल फ्रॉक जल जाने के बाद इसका मूड सब खराब था। बस आज शुक्र खाना अच्छा बनाया था, मगर खाना पेश इसी एटीट्यूड से किया था जो वो कल से इसे दिखा रही थी। सुई धागे वाला डिब्बा पकड़े अब वो सुई में धागा डाल रही थी। जावियार खानजादा इसके करीब बैठते काफी तहम्मुल से इसे सुई में धागा डालता देख रहा था, जो उससे डल नहीं रहा था। वो सुई और धागा अपनी आंखों के लिए आंखों के आगे किए हुए थे। मैं डाल दूं? जावियार ने इसे पेशकश की। आयश ने गर्दन मोड़ते उसे एक निगाह देखा था। वो इस एक निगाह से समझ चुका था इसे क्या करना है। वो अब बेहद सब्र से अपनी बीवी को देख रहा था। ये भी दिन आएगा वो सुई में धागा डाल रही होगी और वो इसे देखेगा। ये काफी सब्र आजमा मरहला था। जावियार का बस ना चलता था वो इससे सुई धागा लेकर इसे सुई में धागा डाल दे, क्योंकि वो पिछले 10 मिनट से यही काम कर रही थी जो इससे हो नहीं रहा था। खुदा खुदा करके इसने सुई में धागा डाल लिया था। जावियार ने भी चैन की सांस ली थी। दुपट्टे के जो हिस्से काटे थे इनको तिकोनी शेप दिए सुई से सीने लगी। जावियार खानजादा के दिल में सवालों की खलबली मची थी जो जुबान तक आने के लिए मचल रहे थे। जावियार ने अपनी बीवी का गैर मामूली संजीदा चेहरा देखते वो सवाल अपने दिल में ही दफन रहने दिए। बीवी को देखना ही था तो ऐसे भी देख सकता था। वो गहरा सांस भरते यही करने लगा। आयश घुटनों को ऊपर करते वो कपड़ा घुटनों पर टिकाए बेहद एहतियात से इस कपड़े को सी रही थी। तुम्हें कपड़े सीना आते हैं? वो ज्यादा देर चुप न रह सका था। कपड़े को सीते इसके हाथ रुके थे। हाँ, हवेली में इस अपने फटे हुए कपड़े सीती थी, सपाट अंदाज में कहती वो फिर से अपने काम पर लग गई थी। जावियार ये सवाल करने पर पछताया था। कमरे में उतरती खामोशी गहरी हुई। वो बहुत अनमाहक से इस कपड़े को सी रही थी।
पूरा 1 घंटा लगा था जब इसने अपना काम मुकम्मल किया था। वो इस दौरान खामोश ही बैठा रहा। आयश ने सब समेट के अपनी शाल उतार दी। अपना जोड़ खोलते वो इस कपड़े को अपने बालों में बांध दिया। मुझे कैचर रिबन नहीं पसंद, मुझे अपने बालों में रुमाल बांधना पसंद है। जावियार की तरफ देखते से जताया गया था। वो जजर बजर हुआ था, 1000 चीजें ला कर दी। किसी से खुश नहीं हुई थी। जो नहीं ला सका वो जता दिया था। सरदार जावियार को अंदाजा हुआ था, पसंदीदा औरत वहां मारती है जहां पानी भी ना मिले, वहां दर्द देती है जहां दर्द ज्यादा हो। अच्छा लग रहा है, वो भारी दिल के साथ बदिक्कत यही कह सका था। वो इसे हर रूप में अच्छी ही लगती थी। बालों पर बंधा रेशमी रुमाल भी इसे बेहद अच्छा लग रहा था। वो इसके बाल छूना चाहता था। वो आयश के करीब हुआ। आयश ने शॉल अपने सर पर ओढ़ ली। जावियार खानजादा मुंह पर हाथ फेरते पीछे हुआ। वो बेरुखी की मार रहे थे। जावियार को अंदाजा हुआ था। वो दोबारा से इसी काम पर लग गई जो वो कर रही थी। अब दुपट्टे के बाकी हिस्से से सी रही थी। वो एक बार फिर से बेचैन हुआ था। दुपट्टों के कटे हिस्सों पर नजर डाली। इसने दुपट्टे के 60 टुकड़े करके अपने पास रख लिए थे। अगर इसकी बीवी ने 7 रुमाल आज रात ही सीने का तहिया कर लिया था तो 7 घंटे लगेंगे। वो मजीद इसे ये काम करते नहीं देख सकता था। वो जितनी जिद्दी थी, वो 7 घंटे तो 7 दिन भी मुसलसल ये काम कर सकती थी। मैं तुम्हें इस तरह के रुमाल ला दूंगा। आयश के हाथ एक लहजा रुके थे। वो फिर से कपड़ा सीने में मशगूल हो गई। ये इसे अल्टीमेटम दिया गया था। इसे इसके लाए रुमाल नहीं चाहिए। जावियार ने सर्द सांस खींचते तकिए से टेक लगाई। वो एक बार फिर से अपनी बीवी को देखने लगा। सर्दो सपाट चेहरा लिए वो कपड़ा सी रही थे। मूवी देखें? मलायमत से आयश को पेशकश की। मुझे मार धाड़ वाली मूवीज पसंद नहीं, तड़क कर जवाब आया था। मुझे भी मार धाड़ वाली मूवीज नहीं पसंद। तो सीधा होकर बैठा, अपनी बीवी की गलत फहमी दूर की। आयश ने गर्दन मोड़ते इसे जिन नजरों से देखा, वो इस बार भी जजर बजर हुआ था। मैं मान ही नहीं सकती आपको मार धाड़ वाली मूवीज के अलावा कुछ पसंद हो। वो कतन अंदाज में कहती कपड़ा सीती रही। मुझे लव स्टोरीज पसंद है। वो उसे देखते कह रहा था। फिर यकीनन ट्रेजिडिक एंड वाली पसंद होंगी, जिसमें हीरो अपनी कहानी का खुद ही विलन होता होगा, सब बर्बाद कर देता होगा। जावियार खानजादा इसे बाजू से जकड़े अपने ऊपर कर गया था। वो इसके सीने पर आन गिरी थी। शॉल सर से उतर गई थी। हाथ में पकड़ी सुई जावियार के सीने में आन चुभी। वो इसके खुले गिरेबान से इसके सीने को देख रही थी जहां सुई चुभी थी। मैं अपनी कहानी का अगर विलन हूं तो ट्रेजिडिक एंड मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। एक दुनिया याद रखेगी, मेरी हीरोइन कहानी के इख्तिताम पर भी सिर्फ मेरी ही रहेगी। हीरो एंड पर भी मेरी हीरोइन को लेकर नहीं जा सकेगा। बस की सुर्ख आंखों में देखते निगाहें फिर गई थी। जावियार ने इसे मुंह से दबोचते इसका चेहरा अपनी तरफ किया। इसके बालों में उंगलियां फंसाते इसे अपने ऊपर झुका चुका था। इसके लबों को अपने लबों में दबा लिया। इसकी सांसों को पीते वो इस पर असबर करवा रहा था। वो सिर्फ इसकी है। सुई एक बार फिर से जावियार के सीने में चुभी थी। वो अपनी कराह हलक में दबा गया था। पहली बार सुई का चुभना गैर इरादतन था। अब इसकी बीवी ने ही सुई जानबूझकर चुभाई थी। सरदार जावियार को अंदाजा हुआ था। वो आयश की दोनों कलाइयां कमर के पीछे ले जाते बांध गया था। वो मजबूर करती थी उसके साथ सख्ती से पेश आए। भला इतना करीब आकर वो इससे दूर जा सकता था? प्यासा भी भला मीठे कुएं के पास आकर प्यासा रह सकता है? वो इसके बालों में उंगलियां फंसाए इसे अपने चेहरे पर झुकाए रहा। इसकी गुलाबी पंखड़ियों का रस जी भर कर निचोड़ता रहा। हाथ बढ़ाकर इसका रुमाल खोल दिया। नर्म सिल्की सुनहरी किरणों जैसे बाल कमर पर बिखरते। जावियार का चेहरा ढांप गए लबों की तिश्नगी मिटाते वो उसके बालों को लबों से छूना चाहता था। इनकी महक अपने अंदर उतारना चाहता था। आज के होठों को आजाद करते इसकी कलाइयां भी आजाद कर दी थी। वो बेतरतीब सांसों के साथ इससे दूर होते रुख पलट गई थी। जावियार भी इसकी तरफ रुख मोड़ गया था। वो उसकी पुष्ट पर बिखरे बालों को चूमने लगा। आयश गहरे सांस लेते आंखें मीच गई। इसके बाल चूमते इसकी फ्रॉक की जिप नीचे खिसका गया। इसकी बढ़ना कमर पर हाथ फेरते वो वहां अपने लबों की से सौगातें देने लगा। वही गहरी शिद्दत भरी सौगातें जो इसके रोम रोम में दे चुका था। आयश को अपनी बेबसी का एहसास हुआ। वो इससे रुख मोड़े रही। वो नरमी से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया। फ्रॉक शाने से नीचे खिसकाते वो अपनी गहरी आंखों से तफसीलन बहुत गहराई से मुआयना कर रहा था। ये आंखें इतनी गहरी क्यों थी? आयश उसे देखते सोच ही रही थी। वो झुका,
और इसकी आंखों को बारी बारी चूम चूम गया। आयश की आंखों में आंसू भरी चिलमन आन ठहरी। बेबसी का एहसास रगों पे में शिद्दत से सरायत कर गया। बेबसी ही बेबसी थी जो आयश को अपनी लपेट में ले चुकी थी। 9 महीने जिस मर्द को अपने रोम रोम पर सहन किया था, अब इसकी शिद्दतों में नरमी आ गई थी, मगर यही एहसास असाबों से लिपटते इसे बेचैन करता था। वो कल भी इसकी मलकियत थी, वो इसे आज भी अपनी मलकियत समझता है। जावियार खानजादा ने झुकते हुए वहां अपनी मलकियत जताई, जहां हमेशा आयश मलिक की आंखें गुलाबी हो जाती थीं। आज भी हुई, शिद्दत से हुई। नीली गुलाबी आंखें लहू होती आंखों से टकरा गईं। वो मुस्कुराया था, वो हमेशा की तरह मुस्कुरा भी ना सकी थी। आयश मलिक इस मर्द के कर्ब में मुस्कुराए, भला ये हो सकता था? मूवी की पेशकश दी थी तुम्हें, 2 घंटे मुझसे जान छूटी रहती। मद्दम मखमूर भारी आवाज में ये सरगोशी करते। वो इसे अपने साथ दीवानगी से लिपटा गया था। इसकी गुलाब से महक अपने अंदर उतारने लगा। यही वक्त होता है जब मुझे सब भूल जाता है। तुम मेरे पास हो, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे जो सुकून तुमसे मिलता है वो कभी किसी से नहीं मिला। सरगोशियों में वो इसे बता रहा था वो इसके लिए कितनी जरूरी है। उसके साथ लिपटी गुपचुप महक के लब थी, धड़कने थी बस जो शिद्दत से बच रही थी। वो कलियों सा भी नाजुक मखमली वजूद अपने सीने पर किया था। वो उसके सीने पर आती इसकी कमीज मुट्ठियों में दबोच गई थी। उसकी आंखों में देखते मुस्कुराते हुए इस पर कंबल कर गया था। बिखरे बाल, गुलाबी आंखें, बिखरा सरापा लिए वो जाफियार खानजादा को देख रही थी, जिसकी स्याह आंखों में मधोशी उतर आई थी। तो अंधेरी रातों में उतरी वो नकराई किरण हो जो चांद बखेरता है। तो मेरा चांद हो, वो कहते रुका था। इसके बाल की लट उंगली पर लपेटते चूमी जावियार की आंखों में खुद के लिए दीवान की भरी शिद्दत देख सकते थे। तुम सरदार जावियार की तारीक रातों की रोशन सुबह हो, तो मेरी रोशनी हो। वो इसकी पेशानी पर मोहब्बत व एहतराम से लब रख गया था। मुझे मोहब्बत नहीं करना आती, मोहब्बत के ज़मर भेद से ना वाकिफ हूँ। मुझे बस इतना पता है, तुम नहीं तो मैं नहीं, आयश नहीं तो सरदार जावियार नहीं। वो इसीलिए रुख पलट चुका था। अब वो अमलन अपनी मोहब्बत इस पर निछावर कर रहा था। आयश मलिक की आंखों से आंसू बहते इसके चेहरे को भिगो रहे थे। जिन एहसासात को वो पिघलाने की कोशिश कर रहा था वो एहसास यकबस्ता थे। जिन धड़कनों को वो छू रहा था वो जामिद थी। वो मोहब्बत के ज़ुमर से आशना हो चुका था और वो मोहब्बत करना भूल गई थी। वो इसके पास कालीन पर ही गहरी नींद सो चुका था। वो इसके बेहद करीब बैठे हुए थी। कमरे में बुखारी चिमनी वाला तंदूर दहक रही थी। वो गांव तकिए से टेक लगाए सामने दीवार पर नजरें जमाए हुए वो इसी लिबास में मलबूस थी जो लिबास कुछ देर पहले तन से उतारा गया था। बाल बिखरे हुए थे, पहलू में लेटा मर्द इसका रूप भी पल भर में तबाह कर देता था। सिल्की बाल अब उलझे हुए थे, लिबास में सिलवटें थी, गर्दन और इसके नीचे हर जगह इसकी जुनूनी सौगातें थीं जिन्हें वो मोहब्बत कहता था। आयश ने गर्दन फेरते अपने पहलू में सोए मर्द को देखा। उसका एक हाथ इस मर्द के सीने के नीचे दबा था। वो शर्टलेस था, कंबल टांगों पर डाले वो ऊंधे मुंह लेटे दुनिया व माफिया से बेखबर सो रहा था। 4 दिनों बाद आज पहली मर्तबा इसे यूं गहरी नींद सोते देखा था, वरना हर खटके पर उठ जाता था। पता नहीं कैसे खौफ, कैसे खदशे इस मर्द को लाहक थे जो आंटों पर भी जाग जाता था। आयश ने अपना हाथ इसके सीने से नीचे से निकाला नहीं था। वो निकालने की कोशिश करती तो वो जाग जाता। आयश फिर से सामने वाली दीवार को देखने लगी। स्याह पत्थर की दीवार, स्याह बस स्याह। वो मुस्कुराई थी। अब निगाहें दीवार पर लटकी जलती लालटेन फिर ठहर गई थी। बिजली इस वक्त बंद थी। जावियार ने इसे बताया था पहले लोग रोशनी के लिए यही इस्तेमाल करते थे, अभी भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। आयश ने अपना हाथ इसके सीने से खींचा। वही हुआ जिसका खदशा था। वो जाग गया था, हालांकि इसने पूरी एहतियात की थी वो जागे ना। वो गर्दन को उठाए सुर्ख आंखों से इसे देख रहा था, हाथ छोड़ा नहीं था। मुझे वॉशरूम जाना है, बस की आंखों की सुर्खी पर घबराती यही कह सकी थी। जल्दी आना, मुझे सोना है, उसने कहते उसका हाथ छोड़ दिया। चेहरा वो तकिए में देख क्या था। आयश सर हिलाती उठ खड़ी हुई थी। वो दीवार पर टंगी लालटेन की तरफ आई। मेज पर पड़ी माचिस उठा ली थी और लालटेन को खोलते जलता दिया बुझा गई थी। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। जावियार ने सर उठाते इस अंधेरे मेज को देखना चाहा, वो नजर न आई थी।
وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ عائش نے ماچس کی تیلی جلائی، وہ اسے جلتے شعلے میں نظر آئی تھی۔ بے چین سانسوں کو قرار ملا، وہ پھر سے تکیے میں چہرہ دیکھا۔ وہ لالٹین جلا چکی تھی، کمرے میں زرد روشنی بکھر گئی۔ عائش نے ایک بار پھر سے لالٹین کا شیشہ اوپر کرتے پھونک مارتے بجھا دیا تھا۔ کمرہ پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ زاویار چہرہ تکیے میں دیے رہا، گردن اٹھائے اسے تلاشا نہ تھا۔ وہ کھیل کھیل رہی ہے، وہ سمجھ گیا تھا۔ شاید اس عورت کو اسے تڑپانے میں مزہ آتا تھا۔ گھپ اندھیرے میں وہ بے چین تھا۔ عائش نے ماچس کی تیلی جلائی، اس بار جلتے شعلے میں زاویار نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کھیل تا دیر چلے گا۔ آ جاؤ عائش، بلا کر وہ تھک ہار کر بولا تھا۔ وہ پچھلے 20 منٹوں سے وہاں کھڑی یہی کر رہی تھی۔ روشنی جلی تو زاویار نے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، وہ پھر سے روشنی بجھا چکی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے تکیے پر سر رکھ گیا۔ اس کی بیوی کو اس کا سونا شاید پسند نہیں تھا، اگر وہ اس کے پاس رہتی تو وہ اب تک سویا رہتا۔ عائش میری جان، آ جاؤ، سونا ہے مجھے، منت بھرے لہجے میں اپنے پاس بلایا تھا۔ کیوں ماں؟ کیونکہ رات ہے۔ سر اٹھاتے اسے دیکھنے کی کوشش کی، اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے رات کو سونا پسند نہیں، کڑاک سے جواب آیا تھا۔ رات کو بندر جاگتے ہیں۔ زاویار خانزادہ کے اندر کی شرارت پھڑکی۔ وہ اسے ستا رہی تھی، اسے ستانے کو دل کیا تھا۔ میں انسان نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، توقع کے برخلاف اس نے برا نہیں مانا تھا۔ بہت آرام سے جواب دیا۔ اچھا؟ زاویار نے اچھا کو لمبا کھینچتے اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا تھا۔ روشنی جل چکی تھی۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں انسان لگتی ہوں آپ کو؟ وہ زاویار کی طرف پلٹ گئے۔ زاویار خانزادہ نے اسے ایک بار پھر سے اوپر سے نیچے دیکھا تھا۔ 2 پاؤں ہی ہیں تمہارے اور سیدھے بھی ہیں۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا، مگر سامنے کھڑی اس کی بیوی ہرگز اس موڈ میں نہ تھی۔ 2 پاؤں والی مخلوق جس کے پاس دل تو ہے مگر اس میں دھڑکن نہیں، جس کے پاس آنکھیں ہیں مگر روشنی نہیں، جس کے پاس زندہ جسم تو ہے مگر اس میں سانس نہیں۔ وہ لب بھینچ گیا تھا، نقوش میں ناگواری اتر آئی تھی، سے آنکھوں میں سرد مہری چھائی تھی۔ رات کے اس پہر میں تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں جاگ رہا، سیدھی طرح پاس آ جاؤ۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ عائش کچھ پل اسے دیکھتی رہی، آنکھیں گلابی سے نمناک ہوئی۔ وہ آہستگی سے چلتے اس کے پاس آ کر لیٹ گئی، اس کی طرف سے رخ پلٹ لیا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے وہاں مساج کر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ میں ایسا حال کر دیتی تھی، سر ایسے درد کرتا جیسے دماغ اندر سے پھٹ جائے گا۔ اسے زندگی کا بدترین سر درد ہوا تھا۔ وہ کچھ پل سیدھا لیٹا، اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتا رہا، پھر عائش کی طرف رخ موڑ لیا تھا۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کیا، اسے اپنے سینے سے لگاتے وہ تکیے پر بکھرے اس کے بالوں میں چہرہ دے گیا تھا۔ سر درد کا علاج بھی اسی عورت کے پاس تھا، ورنہ وہ بھی اس وقت اس سے خفا ہو جاتا۔ پسندیدہ عورت محبت میں مارتی نہیں، زندہ گاڑتی ہے۔ وہ عشق کے اسباق آج کل اچھی طرح ازبر کر رہا تھا۔ صبح بہت خاموشی سے ان پہاڑوں پر اتر آئی تھی۔ بارش اور سورج کی آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ تیز بارش میں سورج نکل آتا تو برستی بارش کو راحت مل جاتی۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپتا تو بارش رمچم کی طرح برسنے لگتی۔ ٹیرس کا دروازہ آج کھلا تھا، ٹھنڈی ہوائیں اندر تک آ رہی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ وہ دیوار پر ٹنگے چھوٹے سے شیشے کے آگے کھڑا تھا، اپنی تازہ استری کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، جو اسے اس کی بیوی نے ہی استری کر کے دی تھی۔ توقع کے برخلاف اس نے کپڑے خود ہی استری کر کے دیے تھے۔ زاویار نے گردن موڑتے اسے دیکھا، وہ قالین پر کپڑا ڈالے اس کے باقی کپڑے استری کر رہے تھے۔ وہ رخ موڑ گیا تھا، قمیض کے بٹن بند کرتے اس کے نقوش میں آج سرد مہری تھی۔ رات والی بات ابھی تک دونوں کے درمیان تھی۔ زاویار نے پیشانی پر پڑے بھیگے بال انگلیوں سے سوارتے کن اکھیوں سے ایک بار پھر سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے پاس اس کے ڈھیروں کپڑے رکھے ہوئے تھی، شاید آج سارے کپڑے استری کرنے کا موڈ تھا۔ بارش کی بوچھار ٹیرس کے کھلے دروازے سے اندر آئی تو زاویار دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باہر گھپ اندھیرا چھا چکا تھا، بارش اب آسمان کا سینہ چیر کر برس رہی تھی۔ دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے شیشے کے آگے آ کھڑا ہوا تھا، صندوقچی پر رکھا پرفیوم اٹھائے خود پر اچھی طرح چھڑکا تھا۔ اپنے نم بالوں میں اب وہ سلیقے سے برش کر رہا تھا۔ دروازہ اندر سے اچھے سے بند کرنا، مجھے شاید دیر ہو جائے۔
بالوں میں برش کرتے کہا تھا۔ عائش نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بھاری استری سے زاویار کے کپڑے جما کر استری کرتی رہی۔ زاویار نے منہ پر ہاتھ پھیرتے خون کے گھونٹ پیے۔ صبح اٹھتے ساتھ وہ یہی موڈ برداشت کر رہا تھا۔ صبح سے ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ ناشتہ چائے سب اچھے سے بنا کے اس کے آگے رکھا تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ کمرے میں دوبارہ نہیں آئی۔ زاویار نے غصے میں اکیلے ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عائش؟ اب کے زاویار کی آواز سرد تھی۔ کپڑے استری کرتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ باہر سے تالا لگا کر ہی جائیں گے، کیا ضرورت ہے پھر اندر سے بند کرنے کی؟ جواب آ گیا تھا، مگر جو جواب دیا تھا وہ سردار زاویار کو مشتعل کر گیا تھا۔ پچھلے 5 دنوں سے تم میرے پاس ہو، کب میں باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں؟ گردن موڑتے سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کھدر کے کپڑوں کو پانی سے بھگو رہی تھی۔ پاس رکھے گلاس سے ذرا سا پانی ہتھیلی میں لیے کپڑوں پر ڈال دے، کپڑوں کو گیلا کرتے جھٹک رہی تھی۔ مجال ہے جواب دیا ہو، اس کے تاثرات میں کوئی دراڑ آئی ہو۔ زاویار خانزادہ کو اس کی خاموشی ہضم کرنے میں دقت ہوئی تھی۔ اس کی سرد مہری بیتنائی بری طرح کھلی تھی۔ ان پہاڑوں سے پہلے تو بھاگی تھی، اب بھاگ جاؤں ناممکن۔ وہ غصے سے اپنے کف کے بٹن کھولتے موڑنے لگا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بند کیے تھے، اب کھول رہا تھا۔ یوں خاموش رہ کر وہ اگر اسے آگ لگانا چاہتی تھی تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سردار زاویار کو بری طرح آگ لگ چکی تھی۔ آ کر دروازہ بند کرو، آواز قدرے دہشت درشت تھی۔ وہ اس کی درشت آواز پر اسی لمحے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر اسے نہیں دیکھا تھا۔ فگار دل میں آئیں گھڑ گئی تھی، نکیلے بھالے اترے تھے۔ زاویار نے اس کے بدن پر رات والا فراک دیکھ کر جبڑے بھینچے۔ صبح کر شاور تک نہیں لیا تھا، نماز آج پڑھنا بھول گئی تھی، نہانا نہیں تھا آج؟ غصہ دباتے پوچھا تھا۔ خاموشی سے کھڑی رہی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اشتعال دباتے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اسے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی تھی۔ اس دن گولیاں نہ مار سکی، آج اس کا بدلہ لے رہی تھی۔ سردار زاویار کو تو یہی لگا تھا۔ یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں تھا، یہ دماغ پر مارے جانے والے وہ فائر تھے جن کی آواز نہیں تھی مگر لگے بڑے شدومت سے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنی پستول، اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے اپنے اوپر اوڑھی مردانہ شال کی بکل مار گیا۔ وہ کمرے سے نکل آیا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ داخلی دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے عائش کو مڑتے ہوئے دیکھا۔ بیویاں اس موڈ سے رخصت کریں تو آدھے شوہر کبھی گھر ہی واپس نہ آئے۔ وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، مجال ہے اس پر رتی برابر اثر ہوا ہو۔ وہ یوں ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ زاویار کے سر میں ایک بار پھر سے درد شروع ہوا تھا۔ سامنے کھڑی عورت سے شدت کی محبت نہ ہوتی وہ لعنت بھیج کر ہی جاتا، مگر اس عورت پر کیسے؟ ہاں کیسے؟ بولو کیسے؟ تم تو یہی چاہتی ہو میں گھر واپس نہ آؤں؟ وہ دروازے کی پشت جوڑے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے قریب کر گیا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عائش کا سر چوما وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی۔ سپاٹ چہرہ لیے، آئندہ غصہ نہیں کروں گا، وعدہ۔ خدا کے لیے یوں خاموش نہ رہو۔ بھاری لہجے میں لجاجت تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عائش نے دور ہوتے پوچھا تھا۔ بالآخر صبح کے بعد اس کی خاموشی کا قفل ٹوٹا تھا۔ زاویار نے سکا سانس لیا۔ میرے بہت سے کام ہیں عائش، یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھوں تو لگتا ہے میں بے جان ہو گیا ہوں۔ میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں، جیسے تم میرے لیے ضروری ہو اسی طرح میرا کام بھی ضروری ہے۔ وہ اسے پھر سے اپنے قریب کر گیا تھا، اپنی دھڑکنوں سے شدت سے لگا گیا تھا۔ بہت محنت سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اپنی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکا، آدھی ادھوری چھوڑ آیا تھا۔ عائش تک سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، کیا مطلب تعلیم ادھوری چھوڑی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ میں نے ہی لکڑی کے کاروبار کی شروعات رکھی تھی، مگر بابا نے امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ 1 سال بعد سب چھوڑ چھاڑ کر آ گیا۔ جس سے جڑ جاؤں تو اس سے ایسے جڑتا ہوں جیسے ماس ہڈی سے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ٹرانسپورٹ کا بزنس میں میرا شروع کیا گیا تھا، میں نے اپنا آپ کو اس میں ضائع کیا، اپنے دن رات، اپنا ایک ایک پل میں نے اپنے کاروبار کے لیے سوچتے گزارا ہے۔ اپنی جگہ چھوڑ دوں گا تو لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اپنی طاقت خود کو منوانے کے لیے اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ پڑھائی ادھوری چھوڑ آیا، وہ تو بس اس میں ہی اٹک گئی تھی۔ لکڑی کے کنٹینر چائنا جانے والے ہیں، مجھے یہ کام اپنی نگرانی میں کروانے ہیں۔ یہ لکڑی میں مہنگے داموں فروخت کر رہا ہوں، یہاں بیچوں گا تو حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر بیچنا پڑے گی، اس لیے غیر قانونی طور پر سمگل کروانی ہے۔
आयश मलिक को इस पर गुस्सा उठ कर आया था। इसकी मॉम को मिलने वाली बैरूनी एड्स पर ताने देता था, खुद तो जैसे फरिश्तों वाले काम करता था। 2 नंबर कहीं का, वो किलस कर रह गई थी। मुझे क्यों बता रहे हैं मैं अपनी ये 2 नंबरी? आयश ने सुलग कर पूछा। वो इससे डायरेक्ट 2 नंबर कहना चाहती थी, मगर कह ना सकी थी। क्या पता कल को तुम्हें इस सब की जरूरत पड़ जाए। वो उसकी तरफ झुकते हुए हंसा था। आयश मजीद सुलगी। वो क्यों करने लगी इसका ये 2 नंबर काम? वो गुस्से से रोक पलट गई थी। वो इसके पेट पर हाथ जमाते इसे अपने करीब कर गया था। बात बात पर खफा हो जाती हो, पहले तो कभी ऐसे नहीं करती थी। वो उसके कान की लो को चूम गया था। आयश इसके हिसार में चटपटाई। बात अगर खफकी की थी तो वो सच में इससे खफा थी। हर बात बुरी लगती थी। ये मर्द बेजार करके ही रख देता था। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो इसके कान के पास झुका था। मेरे खुफिया गोदामों का सिवाय मेरे और अल्तमिश के किसी को नहीं पता। हम दोनों के बाद अब तीसरी तुम हो, ये जो मेरे हर राज को जानोगी। वो उसके साइड गर्दन पर लब रख गया था। वहां अपने लम्स की सौगात दिए पीछे हुए। दरवाजा बंद कर दो, मेरे आने से पहले बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं है, संजीदगी से कहते और बेहद सख्ती से कहा था। से आंखों में वार्निंग थी। आयश ने तेजी से इस बात में गर्दन हिलाई थी। वो दरवाजा बोल कर गया था। आयश ने अंदर से कुंडी लगा ली। पूरे 10 मिनट बाद इसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोलते बाहर झांका। दरिया और इन ऊंचे नीचे रास्तों को देखते वो मायूस हुई और दरवाजा बंद करते कुंडी लगाती। वो गाड़ी ड्राइव करते ठहरा था। इसे ठहरना पड़ा था। गाड़ी रुके, वो मुजम्मल निगाहों से सामने देख रहा था। वो इन अनजान रास्तों पर कभी गाड़ी न रोकता अगर ये मंजर इससे बर्फ ना करता। बारिश बाहर तेजी से बरस रही थी। गाड़ी के वाइपर तेजी से हिल रहे थे। सरदार जावियार को देखती देर भी हो रही थी। कंटेनर थोड़ी ही देर में निकलने वाले थे, मगर उसके लिए तो साथ में बर्फ हो चुकी थी। उससे काफी दूर एक पत्थर पर बैठी हुई थी, गर्दन झुकी थी। वो रो रही थी। वो इसे रोता छोड़कर कैसे जा सकता था? वो गाड़ी से उतर आया। बरसती बारिश की बौछार ने सरदार सावियार को तेजी से गीला किया, मगर वो रुका न था। भागता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसे रोता देखकर दिल डूब रहा था। फूल इसके कदमों में पड़े थे। सफेद सब फूल बर्बाद हो चुके थे। वो झुका था, इसके पैरों में पड़े फूल उठाने लगा। फूल तबाह हो चुके थे। भला फूल भी तबाह किए जाते हैं? वो अफसोस से कहता इसके साथ ही बैठ चुका था। इसने सर नहीं उठाया था। वो बस हिचकियों से रोती रही। लंबे चौगा नुमा फ्रॉक से नाक बार बार पहुंचते वो बुरी तरह रोने में मसरूफ थी। क्या हुआ है? धीरे से पूछा। बरसते आसमान को देखते अपने कपड़ों को देखा। इसकी बीवी ने काफी मेहनत से इस्त्री किए थे। इसे अपने कपड़े बर्बाद होने पर भी अफसोस हुआ था। हम तुमको क्यों बताएं क्या हुआ है? रोते हुए कहा था वो इससे भी नाराज थी। मैंने क्या किया है? मुझे तो फूल भी तुम नहीं देने आती। शिकवा किया। अब सड़क पर मिलता ही नहीं, हमको क्या पता कहाँ होता है। तड़क कर पश्तों में जवाब आया था। रोना वो भूल चुकी थी। शायद वो लड़ने के मूड में थी या फिर अपना गम गुस्सा कहीं उतारना था। वैसे सरदार जावियार मिल गया था। जावियार इसके जवाब पर हंस पड़ा। मेरी खाना बर्बादी को भी बहुत गुस्सा आता है। शायद वो भी लड़की है, इसलिए इस रोती हुई छोटी सी लड़की को बताया क्या, मगर वो तुम्हारी तरह रोती नहीं, खामोश हो जाती है। और इसकी तरफ झुका था। आवाज सरगोशी की मानिंद हुई। जावियार इसके जवाब पर हंस पड़ा। मेरी खाना बर्बादी को भी बहुत गुस्सा आता है। शायद वो भी लड़की है, इसलिए इस रोती हुई लड़की सी छोटी सी लड़की को बताया गया, मगर वो तुम्हारी तरह रोती नहीं, खामोश हो जाती है। वो उसकी तरफ झुका था। आवाज सरगोशी की मानंद हुई। क्या सजा कहा था? जावियार ने कनपटी उंगली से खुजाते सोचने की भरपूर एक्टिंग की। सजा भी कहा था और खूबसूरत चुड़ैल भी कहा था। बच्ची की याददाश्त अच्छी थी। जावियार ने बुलंद वबांग कहका लगाया था। बरसती बारिश में इसका कहका जानदार था। दूर पहाड़ों तक इसकी गूंज गई थी। वो चुड़ैल है, वो सर दर्द है, वो अजाब है। सीने पर हाथ रखते सर आग भरती गई थी। मगर क्या करूं, फिर भी बहुत अच्छी लगती है। इस बच्ची की रोई मतोरम आंखों में देखते बताया गया था। वो बच्ची रुख मुड़ गई थी। वो नाक आंखें पोंछते अभी भी रो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं, जावियार ने से एक निगाह देखते पूछा। वो रोती सिसकती रही। कोई जवाब न दिया था। जावियार खामोश हो गया। वो सिसक सिसक कर रोती रही। नाम क्या है तुम्हारा? थोड़ी देर बाद जावियार ने इससे पूछा था।
आयशा, इसने हिचकी लेते बताया। सावियार का दिल अब की बार ठहरा था। एक ही हर्फ तो हदफ था। आयश, वो जेर लब दोहरा गया था। वो बच्ची पत्थर से उठकर खड़ी हुई। सावियार ने इसकी गुलाबी आंखों में देखा। जहां दर्द था वहां से चली गई थी। जावियार पत्थर बना बैठा रहा। इसकी गर्दन पर जख्म का निशान था। सावियार की आंखों में वो निशान जम कर रह गया था। बारिश रुक चुकी थी, बस अब हल्की हल्की किनमिन रह गई थी। आयश ने जावियार के सारे कपड़े धो डाले थे। अब वो टेरेस की रेलिंग पर डाल रही थी। कपड़े झटक कर फैलाते वो ठहरी थी। झांक कर नीचे देखा, दरिया यूं उबल रहा था जैसे इसमें तुगयानी मची हो। आयश अंदर आई। दीवार पर लगी वॉल क्लॉक को देखा। इसे गए पूरे 2 घंटे हो चुके थे। वो तेजी से बाहर आई थी। दरवाजे पर लगी कुंडी को अच्छी तरह चेक किया और फिर से टेरेस पर आई। अब वो दरिया के पार इस घर को देख रही थी जहां रात में बत्तियां जलती वो देखती थी। घर यहाँ से थोड़ा दूर था, मगर इस घर के अकब में यही एक घर था जो दिखाई देता था। आयश ने रेलिंग से नीचे झांका। कुछ ही फीट की दूरी पर तो दरिया था, मगर गहरा कितना था बस इतना अंदाजा हो जाता। वो नाखून चबाते कुछ देर सोचती रही थी, मगर इस घर के अकब में एक यही घर था जो दिखाई देता था। आयश ने रेलिंग से नीचे झांका। कुछ ही फुट की दूरी पर तो दरिया था, मगर गहरा कितना था बस अंदाजा हो जाता। वो नाखून चबाते कुछ देर सोचती रही। बारिश इसकी आंखों से बह रही थी। वो जिंदा है क्या? ये तो इसका सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए था। इसने फिर से रेलिंग के पार झांका। इस बार वो बिना सोचे समझे कूद गई थी। झपाक की जोरदार आवाज आई। ठंडे दरिया में उतरते इसके अंदर इश्तियाल बढ़पा हुआ हो गया था। मुठियां भींचते वो लड़की गमो गुस्से से पागल हो रही थी। ये दरिया के घुटनों से भी नीचे आ रहा था। घर के सामने वाले दरिया से भी कम गहरा था। इस दिन इस मर्द को गोलियां न मारने पर इसे अफसोस हुआ था। वो गुस्से से आगे बढ़ने लगी। पानी यक ठंडा था, इसे फ्रीज कर गया था। पूरा वजूद बर्फ बन गया था। वो सर्दी से कपकपाते आगे बढ़ती रही। वो झुल्ला कर रह गई थी। एक जूता पानी में बह गया था। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शॉल सर से जुदा होते सीने पर थी। थोड़ा आगे जाकर वो बहते दरिया में मुंह के बल गिरी थी। सर तक भीगते इस पर सही मायनों में कपकपी तारी हुई। वह मुश्किल संभलते उठना चाहा। शॉल सीने से उतरते पानी में बहती। आयश ने जल्दी से शॉल के कोने को जकड़ा था। बहुत मुश्किलों से वो अपनी शॉल पकड़ने में कामयाब हुई थी। खड़े होते इसने बर्फ जैसी गीली शॉल अपने बर्फ वजूद पर ओढ़ ली। सर्दी से अब वो जैसे मरने वाली हो गई थी। थोड़ा आगे दरिया का किनारा था, मगर वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिनके बीचों बीच पानी बह रहा था, मगर वहां पानी बहुत कम था। वो इन पत्थरों पर चढ़ आई। इसे इस जगह से खौफ आया था। ठीक ही तो कह रहा था जावियार, दरिया गहरा होता तो वो इन्हें पत्थरों से टकराते मर जाते। वो से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। अगर दरिया की गहराई होती तो ना, मगर वो कहाँ गहरा था। कितना बेवकूफ बनाया जालिम खुदगर संगदिल संकी मर्द ने। वो बड़बड़ाते हुए इसे कोसने दे रहे थे। ऊंचे नीचे बड़े पत्थरों पर चलती ठहरी थी। अल्लाह अल्लाह, वो खौफजदा हुई। आगे जाकर ये दरिया गहरा हो रहा था। वो गोल दायरे में जाती लहरें देख रही थी। जावियार ने उसे एक बार गाड़ी रोकते एक दरिया दिखा दिया था जहां ऐसे ही लहरें गोल गोल घूम रही थी। उसने बताया था बहुत से स्याह जगह पर डूबे हैं, यहाँ पानी अंदर खींच लेता है। वो सच में खौफजदा हो चुकी थी। उसने खतरनाक रास्ता चुना था। वो एहतियात से बड़े बड़े पत्थरों पर कदम रख रही थी। नंगे पैर में ये पत्थर चुभ रहे थे। कुछ पत्थर फिसलन वाले थे। ऊपर से बहते दरिया की खौफनाक आवाज। वो कदम जमा जमा कर रखते बिलाकर पत्थरों से उतर आई थी। आगे का रास्ता अब सीधा था। आयश की सांस में सांस आई। दरिया अब भी साथ साथ बह रहा था। पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होता था। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ने लगी। अब घर कुछ ही कदमों की दूरी पर था। आयश का दिल जोरों से धड़कने लगा। कोई तो होगा इधर। कोई औरतें तो रहती होंगी, या फिर जावियार जैसा कोई मर्द जो जावियार जितना ही ताकतवर हो, जो उसे बचा ले। वो कब्र में उतरना चाहता था। अब वो इसे कब्र में उतारेगी। इसकी जुदाई पर उतरेगा जिद्दा कब्र में। गीली शॉल से अपनी नाक आंखें पोंछते सोचा था। वो तेजी से इस घर की तरफ बढ़ आई, बल्कि भागते हुए गई थी। लकड़ी के इस दरवाजे को देखते इसकी धड़कन मजीद तेज हुई। इसने दोनों हाथों का दबाव डाला था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए लकड़ी के दोनों पट खुलते चले गए। वो बिजली की तेजी से अंदर दाखिल हुई। यकदम वो रुक गई थी। सांस सीने में अटक गई।
नीली आंखें दहशत से फैल गई थी। वो साकत और सामत थी, पिलर से टेक लगाए मगर हैरत ज़दा हुआ था। वो पिलर से टेक छोड़ चुका था, उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो भी इस लड़की की तरह साकत और सामत था। वो रूबरू खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे ही जैसे हमेशा एक दूसरे को देखते थे, बिना पलके झपकाए। बस वो एक दूसरे को देख रहे थे। स्याह आंखें नीली आंखों में घड़ी थी। आयश मलिक ने इनकी आंखों में अपनी मौत देखी थी। वो बेयकीनी से अपनी बीवी को देख रहा था, जो मुकम्मल भीगा सरापा लिए इसके सामने खड़ी थी। बिखरे गीले बाल इसके गालों और गर्दन से चिपके हुए थे। एक पैर में जूता था, एक में नहीं था। शॉल बदन के एक शाने पर लटकते जमीन को छू रही थी। मलंग जान एक तरफ खड़ा शजदर था। सरदार जावियार की औरत इसके घर भी कैसे आई, वो अभी तक हैरान परेशान था। सीधे रास्ते से इसके घर तक आना जितना मुश्किल था, उल्टे रास्ते से इससे भी मुश्किल। आखिर वो किस रास्ते से आई थी और क्यों? जावियार से देखता ही जा रहा था। वो बेयकीनी ही बेयकीनी, वो तो बर्फ का मुजस्मा बनी खड़ी थी। छू लो पानी बनकर बह जाए। ये कौन है? एक अधेड़ उम्र की आवाज सुनाई दी थी। साथ दो जवान लड़कियां भी कमरों से निकल आई थीं। वो सब हैरानगी और दिलचस्पी से आयश को देख रही थी। सरदार जावियार और आयश मलिक इस मंजर में जम कर रह गए थे। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।